प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उपस्थित हूं भूपेंद्र पटेल जी की आईडी से। उनके बेटे की कुंडली, नाम है इनका किशन पटेल। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं ना जाना है, बहुत ज़्यादा कार्यक्रम ऊंचा ना बने, फिर भी इस बात का मैं हमेशा ही प्रयास करता हूं। याद रखिएगा, ये कार्यक्रम का पहला हिस्सा है, इसका दूसरा हिस्सा कल प्रसारित किया जाएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले इनकी कुंडली का पंचांग पढ़ के बता देता हूं। विक्रम संवत 2049, शक संवत 1914। जिस संवत्सर में इनका जन्म हुआ है उस संवत्सर का नाम पार्थिव संवत्सर है। अब इस संवत्सर में जन्मे लोगों में सबसे बड़ी जो बात और सबसे अहम बात जो होती है कि व्यक्ति कभी भी चूकता नहीं है। सामान्यतः किन बातों पे चूकता नहीं है? वो चूकता नहीं है, अपने अवसरों को कभी भी जाने और खोने नहीं देता है। वो सब चीज वो पकड़ करके रखना चाहता है और किसी भी स्थिति में जाकर के अपने आप को मजबूती से स्थापित करने का हमेशा उसका यही प्रयास होता है। वो मजबूती से अपने आप को ढाढ़स और साहस देता रहता है। दक्षिणायन का जन्म है, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में शुरुआत में कष्ट की स्थिति भी बनती है। कई बार व्यक्ति जो चाहता है वो नहीं मिलता है। कई बार व्यक्ति जो होता है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। पिता के साथ कई बार संबंध कमजोर से भी हो जाते हैं। दक्षिणायन में जन्मा है, व्यक्ति का जन्म दक्षिणायन में हो तो सारे के सारे पापग्रह मजबूत हो जाते हैं। मतलब अब व्यक्ति के पास साहस की अधिकता रहेगी और व्यक्ति थोड़ा सकारात्मक कम हो सकता है। दूसरी बात है कि व्यक्ति की कुंडली में जन्म जो हुआ है पंचांग में हेमंत ऋतु, प्रेम से और प्रेम की भाषा को समझने वाला, प्रेम के आलंब के आधार पर व्यक्ति का जीवन निर्धारित होता है। उसके बाद व्यक्ति का जन्म कृष्ण पक्ष में सोमवार को द्वितीया तिथि को हुआ है। अब जरा विचार करिएगा, कृष्ण पक्ष में जन्मा होना और दक्षिणायन में जन्मा होना, यानी कि दक्षिणायन में जन्मे होने के कारण और कृष्ण पक्ष में जन्मे होने के कारण व्यक्ति कई बार दिमाग में कई सारी बातें और फिजूल की बातें भी चलाने वाला होता है। उल्टा पुल्टा बहुत ज़्यादा सोचता है। कई बार जो नहीं सोचना चाहिए, जिस पर विचार नहीं करना चाहिए, उस पर भी व्यक्ति कई बार सोच बैठता है। तो इस वजह से अब इस चीज़ की स्थिति अगर दिमाग में बन रही है तो उसे दूर करने का प्रयास करिए। कुंडली दिखाने का मकसद यही होता है कि जो कमजोरी है उसे दूर करा जाए और जो मजबूती है उसे मेंटेन रखा जाए। आपका जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है तो कभी कभी व्यक्ति जो होता है वो तीखा बोल देता है और ना चाहते हुए भी जब किसी को बोल देता है उसकी बात बुरी लग जाती है। मतलब अक्खड़ या थोड़े से खट्टे स्वभाव का होता है। शुक्रवार का जन्म है तो सुंदर होगा, छोटे बेटे से ज्यादा कई बार सुंदर हो जाता है। छोटी बेटी से भी अब व्यक्ति जो होता है वो कई बार बड़ा अच्छा देखने में लगता है। वो कोमल चमड़ी का होता है। शुक्रवार को जन्मा है तो स्त्रीयोचित हो जाता है, भावुक हो जाता है, किसी को छोड़ना नहीं चाहता है, सबको पकड़ करके रखना चाहता है। घर में घुसने के साथ ही सबके बारे में हाल चाल पूछना चाहता है और सबकी जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा करके चलना चाहता है, किसी को भी छोड़ना नहीं चाहता है। शुक्रवार का जन्म है तो भौतिकवादी भी होगा और व्यक्ति जो होता है वो अनुभवी होता है, ज्ञानी होता है, ज्ञान संपन्न होता है और धार्मिक भी हो जाता है। उसके बाद आगे अगर चर्चा करता हूं तो इनका जन्म आर्द्रा नक्षत्र में, बहुमुखी होना और प्रतापी होना। आर्द्रा नक्षत्र में जन्मा है तो जहर के समान है और कोई भी काम तीखा करता है। तीखा मतलब क्या? इतना सारा काम इनके दिमाग में भरा पड़ा है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, पर वस्तुतः उसमें से जो सबसे बेहतर हो वही तो किया जाना चाहिए। तो आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे होने के कारण व्यक्ति टेक्निकल है, प्रौद्योगिकी का जानकार है और कुर्सी पे बैठ करके काम करना चाहता है, विष की भांति और बिल्कुल कुशाग्र बुद्धि का होता है। बहुत चंचल और सूक्ष्म नेत्रों को रखने वाला होता है। समझदारी से युक्त होकर ही कोई निर्णय लेता है और सबसे बड़ी बात है कि लोग इसके पास अपनी समस्या का समाधान ढूंढने ही आते हैं। सब कुछ जानता है, ऐसी कोई भी स्थिति और ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो ये ना जानता हो। बहुमुखी होने का मतलब चारों तरफ जिसकी दृष्टि जाती हो और ये सब कुछ है, ये सब कुछ कर सकता है। उसके बाद शुक्ल पक्ष में शुक्ल योग, ये बहुत अच्छा। गरकरण, ये बहुत बढ़िया। शूद्र वर्ण और मनुष्य गण के होने के साथ क्रोध की स्थिति, क्योंकि दक्षिणायन में जन्मे हैं, कृष्ण पक्ष में जन्मे हैं और क्रोध की स्थिति क्यों? क्योंकि व्यक्ति शूद्र वर्ण में जन्मा है।
तो शूद्र वर्ण में जन्मे होने के कारण व्यक्ति प्रभावित होता है किससे? तड़क भड़क से, मसालों से, और उसके बाद व्यक्ति जो है वो कुछ भी खा लेता है। इसको रोकना चाहिए। शूद्र वर्ण के जन्मे हैं तो थोड़े से पराक्रमी भी होंगे, प्रभावित भी करने वाले होंगे, दबंग भी होंगे। अपनी स्थिति को लेकर के व्यक्ति जो है वो भविष्य में जो भी घटनाएं घटित होने वाली होती हैं उसको वो पहले ही जान जाता है। मतलब ये कहा जा सकता है कि उसका जो सिक्स्थ सेंस होता है वो जागृत हो, छठी इंद्री व्यक्ति की जागृत होती है। शूद्र वर्ण के होते हैं तो जल्दी जल्दी चलना, जल्दी से इंतजार ना करना, प्रभावकारी होना, और कोई भी व्यक्ति जो अगर हाथ लगा दे तो उस काम को महारत हासिल करना चाहता है, उसमें अनुभव प्राप्त करना चाहता है। कई बार ऐसी विद्या भी उसके पास हो जाती है जिसको आसपास के लोग उसे ना जानते हो, पर वो व्यक्ति भी खुद कई बार नहीं जानता है, जिसको अगर वो आजमा ले तो उसका काम बन जाता है। ये इनका पंचांग। इसमें ही अगर नक्षत्र की चर्चा कर दूं तो राहु के नक्षत्र में जन्मे होने के कारण व्यक्ति बैंकिंग सेक्टर से संबंधित काम कर सकता है, शेयर सट्टेबाजी, लॉटरी आदि से काम कर सकता है, डीजल पेट्रोल मशीन के पास भारी मशीनरी का कारोबार कर सकता है, उसके बाद भूमि और खादान का काम कर सकता है, वहां से उपजा करके। राहु का काम होता है रंगों का कारोबार, तो रंगों का कारोबार कर सकता है। व्यक्ति कंप्यूटर के पास बैठ करके कोडिंग डिकोडिंग कर सकता है, किसी भी दो लोगों के बीच में सेतु बनने का काम कर सकता है, मैकेनिज्म तैयार करने का काम कर सकता है। वो कोई भी चीज को नए तरीके से, पूरे तरीके से नए फंडामेंटल जो बेस होता है उसको वो क्रिएट कर सकता है। ये सारी चीजें व्यक्ति कर सकता है। अब आइए इनकी कुंडली में मैं सबसे पहले चर्चा सूर्य की कर लेता हूं। किसी भी कुंडली को समझने से पहले हमें कुछ विशेष बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। लग्न में कौन सी राशि बनी है, वो कौन से तत्व की राशि है, वो कहाँ की मूलतया राशि है, और ग्रह पुरुष राशि में बैठे हैं सारे के सारे, या सारे के सारे स्त्री राशि में बैठे हैं। जैसे आप इन्हीं की कुंडली को देखिए, ये वृषभ लग्न की कुंडली है, और इनकी कुंडली में जितने भी ग्रह हैं चंद्रमा को छोड़ करके मंगल, गुरु, बुध, सूर्य, राहु, शुक्र और शनि, सारे के सारे ग्रह स्त्री राशियों में बैठे हैं। ये पहली बेसिक बात जिसको कि सबसे पहले समझ लेना चाहिए। और व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा जो है वो पुरुष राशि में बैठे हैं, मतलब व्यक्ति के राशि के जो अधिपति हैं वो पुरुष हैं, पुरुषोचित है। लेकिन बाकी के जितने ग्रह हैं, और ये जातक है, और जातक की कुंडली में सारे के सारे ग्रह स्त्री कारक राशियों में बैठे हैं। और जरा गौर करना तो लग्न में कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, राहु केतु बैठे हैं। राहु केतु का असर है 2 नंबर के भाव में, सम संख्या के भाव में। ये सम भाव है ना, 1 नंबर का भाव विषम भाव, दूसरा भाव ये तीसरा भाव विषम, ये चौथा भाव सम, 5वां भाव विषम। तो विषम संख्या यानी कि सम संख्या के भाव में चंद्रमा, ये अच्छी बात है, क्योंकि मूलतया चंद्रमा जो हैं वो यहां बैठेंगे तो 2 नंबर की राशि बनेगी, और वो 2 नंबर की राशि लग्न में बन गई है। यानी कि व्यक्ति जो है वो अच्छे हृदय का है, क्योंकि वृषभ लग्न का है। और इस कुंडली में अशुभ कौन कौन से ग्रह होंगे? तो सबसे पहले शुक्र स्वयं लग्नेश होने के कारण, और लग्नेश होने के बाद छठे भाव में उनकी मूल त्रिकोण राशि बन जाने के कारण वो लग्नेश होने के बावजूद अशुभ बन जाएंगे, अशुभ ग्रह होंगे यहां पे इस कुंडली में। दूसरे कौन? देवगुरु बृहस्पति, उनकी मूल त्रिकोण राशि अष्टम भाव में फंस रही है इस वजह से। तो ये दोनों ग्रह, और उसके बाद आपकी कुंडली में मंगल भी अशुभ नहीं होंगे, लेकिन हाँ वो इस कुंडली में कमजोर प्लैनेट के रूप में जाने जाएंगे, वो खराब होते हैं। और वस्तुतः एक बात आपको आपकी कुंडली में अगर मैं बता दूं जो समझने वाली है, तो ऐसी स्थिति में कि अगर हम कुंडली को जरा और निकट से आकर के समझते हैं तो इनकी कुंडली में जरा समझिएगा, तो चंद्रमा जो जन्म कुंडली में होते हैं वो त्रिक भाव के अधिपति होते हैं। तो त्रिक भाव के अधिपति होकर के, और वो आर्द्रा नक्षत्र में 15 डिग्री 49 कला के साथ बैठे हैं। सबसे पहले अगर मैं चंद्रमा की बात करूं तो 15 डिग्री 49 कला ये बैठे कैसे हैं? ये इस कुंडली में होते हैं अशुभ। अशुभ कौन कौन ग्रह बने? एक गुरु, दूसरा सबसे पहले तो लग्नेश स्वयं शुक्र, दूसरे नंबर पे देवगुरु बृहस्पति, और तीसरे नंबर पे चंद्रमा खुद। यानी कि वृषभ लग्न की कुंडली के लिए 3 तो शुभ ग्रह ऐसे ही अशुभ बन गए। शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह अशुभ,
लग्नेश होने के बावजूद। गुरु दूसरे नंबर पे शुभ ग्रह, वो अशुभ, और चंद्रमा नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह, यानी कि 3 तो ऐसे ही ग्रह जो हैं वो अशुभ बन गए इस कुंडली में। क्यों? क्योंकि एक मूल त्रिकोण राशि यहां फंस रही है, दूसरी मूल त्रिकोण राशि यहां फंस रही है, तीसरा शुभ ग्रह बुध होता है, वो इस कुंडली में जो है वो जन्म कुंडली में धन भाव का अधिपति होकर के जाकर के बैठा है सप्तम भाव में। यानी कि ये कई बार कमजोरी भी होती है स्वास्थ्य में, चमड़े और कई बार स्किन से संबंधित समस्या तो देते ही हैं, गले की समस्या में देते हैं, और कई बार स्पाइनल कॉर्ड में, और कई बार व्यक्ति को गठिया आदि हो जाता है, भुजाओं में और पैरों में दर्द की समस्या भी बढ़ती है। ये कब होगी? जब व्यक्ति की कुंडली में शनि आदि की दशा चले, या जब कभी भी बुध और मंगल की दशा चले, तो शनि मंगल और बुध की दशा में ऐसी बातें देखने को मिलती हैं। ये कुंडली मैं ग्रह के हिसाब से नहीं बताऊंगा, ऐसे ही बताऊंगा, आप चुपचाप इसको समझते चलो, बस देखते चलो कैसे चीजें देखी जाती हैं। सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूं तो सारे के सारे ग्रह चंद्रमा को छोड़कर के स्त्री कारक राशियों में बैठे हैं। इस वजह से जातक स्त्रीयोचित होता है, और स्त्रियों के जितने भी गुण दोष होते हैं वो जातक की कुंडली में और जातक के जीवन पे देखने को मिल जाएंगे। ऐसी स्थिति में कि व्यक्ति की कुंडली में अगर हम तत्वों की बात करते हैं तो व्यक्ति की कुंडली में सारे के सारे ग्रह जो स्थिति में बैठे हैं, इस आधार पर व्यक्ति के शरीर के अंदर, व्यक्ति के स्वभाव के अंदर पृथ्वी और जल तत्व की अधिकता देखी जाती है। यह बड़ी गंभीर बात है, और ये सारी छोटी छोटी बातें जो हैं वो जातक को प्रभावित करेंगी और परेशान भी करेंगी। अब पृथ्वी तत्व से व्यक्ति युक्त है तो जरा गौर करना, ये भूमि तत्व की राशि लग्न में बनी है, और जल तत्व की राशि जो है वो जन्म कुंडली के पराक्रम में, चंद्रमा की कर्क राशि, यानी कि अब व्यक्ति को मेहनत शुरुआत में करना पड़ेगा। ये जरूर याद रखना चाहिए कि पराक्रम भाव में कौन से तत्व की राशि बनी है। मैंने कही थी ना बात, ये अलग है, और आप इसको प्रत्येक कुंडलियों से मिला करके नहीं कर सकते। पराक्रम भाव में अगर वायु तत्व की राशि बन जाए तो व्यक्ति तुरंत ही आगे बढ़ जाता है। लग्न कुंडली में अगर लग्न में भूमि तत्व की राशि बन जाए तो व्यक्ति धीरे धीरे स्टेप वाइज धीरे धीरे एक एक स्टेप उसके जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। वो अचानक यूं ही प्रगति करने वाला नहीं होगा, लेकिन हाँ, वो जो भी प्रगति उसके जीवन में बनेगी वो गंभीर और पुष्ट बनती है, वो मजबूत बनती है, वो कमजोर नहीं होती। इतनी बात समझ में आ गई। और सारे के सारे ग्रह बैठे कैसे हैं? तो जन्म कुंडली के तीसरे, छठे और एकादशवें भाव को देखो तो तीसरे भाव में कर्क राशि बनती है, वहां मंगल नीच के, यानी कि व्यक्ति को ऐसे भी मेहनत ज्यादा करनी पड़ी। क्यों? गौर करिए, मैंने क्या बात कही एक स्टेप पीछे, कि व्यक्ति की कुंडली में अगर पराक्रम भाव में जल तत्व की राशि बने या भूमि तत्व की राशि बने तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। पर वहीं पे अगर चूंकि यहां पे मंगल जैसा ग्रह बैठा है जो कि पराक्रम का कारक अकेले बैठा, नीच का भी है, यानी कि यह बात स्पष्ट झलक रही है कि व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ेगी और व्यक्ति को थकना भी नहीं होगा। क्यों? चंद्रमा और गुरु आशा पैदा करने वाले ग्रह बन रहे हैं। आपके पास वो सारी चीजें उपस्थित हो सकती हैं श्रीमान, क्यों चिंता करते हो? कहा जाता है, अगर आप ज्योतिष को नहीं जानते हो तो एक बात समझना कि कोई भी व्यक्ति वही सोचता है जो उसकी कुंडली में जैसा ग्रह और जैसी दशाएं सोचवाती हैं। आपकी कुंडली में चंद्रमा और गुरु का संबंध बड़ा अच्छा है, इसे ज्योतिष शास्त्र में गज केशरी योग कहा जाता है। और आपकी कुंडली में चंद्रमा कब के हैं? आपकी कुंडली में चंद्रमा जो हैं वो कृष्ण पक्ष के वजन में हैं, लेकिन वो शुभ ग्रह बन रहे हैं। तो चंद्रमा शुभ ग्रह और गुरु त्रिकोण में बैठा, ये कन्या राशि, यहां का अधिपति बुध जन्म कुंडली में पंचमेश लग्न को देख रहा है। मतलब क्या है? व्यक्ति की कुंडली में ज्ञान का अधिपति लग्न को देखेगा और ज्ञान का कारक लग्न में अकेला बैठा है। अब होगा क्या कि व्यक्ति को कुंडली मिलाकर के विवाह करनी चाहिए, या तो पुरुष खाली हो जाए या तो खाली स्त्री हो जाए। लेकिन उस भाव पे जरा गौर करिए तो उस भाव से चंद्रमा केंद्र में यहां का अधिपति लग्न को देख रहा है। मतलब ये बात बिल्कुल पक्के तौर पे साबित होती है कि व्यक्ति संतति का सुख भोगेगा जरूर, व्यक्ति संतति का सुख भोगेगा जरूर। उसको संतति ना हो ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि जन्म कुंडली में शुक्र की अगर मैं बात करता हूं तो आपकी कुंडली में वो लग्नेश होकर के और जाकर के जन्म कुंडली में भाग्य भाव में बैठे हैं, मित्र की राशि में, मित्र के साथ। लग्न के अधिपति का भाग्य में जाना और उस पर गुरु की दृष्टि जो कि धर्म का कारक है, आपको पता भी नहीं है ये कितनी अच्छी बात है आपके पूर्वजों के आशीर्वाद के मामले में। श्रीमान भूपेंद्र पटेल जी, आप मेरे मुझसे बहुत बड़े हैं और पितृतुल्य हैं, पर एक बात जो बड़ी गंभीरता से कहूंगा कि व्यक्ति की कुंडली और भी ज्यादा अद्भुत हो जाती है जब जन्म कुंडली में लग्न के अधिपति भाग्य भाव में बैठते हों और उस पे गुरु की दृष्टि पड़ जाती हो। इस गुरु को और भी ज्यादा बेहतर हम इस आधार पे बना सकते हैं कि व्यक्ति प्रत्येक दिन मंदिरों का दर्शन कितना करता है, अपने आसपास के देवताओं को कितना मनाता है।
ये बात भी बड़ी गंभीर है। दूसरी बात है, इस भाग्य के कारक को जरा देखिए, यहां का अधिपति वहीं बैठा है और गुरु जो देख रहे हैं वो नीच की दृष्टि से देख रहे हैं। मतलब व्यक्ति थोड़ा अधार्मिक हो सकता है, क्योंकि धर्म भाव पे धर्म के अधिपति बैठे तो हैं, पर प्रैक्टिकल धार्मिक है। वो आंख बंद करके कुछ भी भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि शनि है। वो जब भी दिमाग लगाएगा तो दिमाग लगा करके ही पुष्टि करेगा, पहले तर्क की कसौटी पे वो बात को कसेगा, फिर जाकर के सिद्ध होगा। अब यहां पे तो गुरु की दृष्टि, लग्न के अधिपति का यहीं बैठना, व्यक्ति के जेहन में और व्यक्ति के दिल में, दिमाग में धर्म है, पूर्वजों का आदर है, पूर्वजों का सम्मान भी है, पूर्वजों का आदर है, प्रतिष्ठा भी है, और व्यक्ति उनका आदर भी करता है दिल से। पर कई बार चूंकि वो वृषभ लग्न का है तो मेहनत करके ही सब कुछ इकट्ठा करना चाहता है, खेती बाड़ी से जोड़ करके अपने आप को रखे, अपने आप को बिल्कुल सतही बना करके रखे। जब भी गांव पे आए, जब भी कहीं से नौकरी करके आए तो चुपचाप आसानी से खेती के काम में लग जाए। लेकिन गौर करना, जन्म कुंडली में गुरु की दृष्टि यहां पे है, तो गुरु की दृष्टि तो मतलब भारी भी है, वो तो कई बार आलसी हो जाए। लग्न पे बुध, सूर्य और राहु का प्रभाव है तो व्यक्ति कई बार दंत रोगी हो जाए, नेत्रों की समस्या हो जाए, कई बार व्यक्ति को बालों की समस्या हो जाती है, आत्मविश्वास कई बार कमजोर हो जाता है तो खुद को ही कमजोर समझ बैठता है। लेकिन ये सारी जो चीजें हैं वो जन्म कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति गुरु पंचम में बैठ करके कभी कभी पढ़ाई में रुकावट डालें, या कई बार मन मुताबिक चीजें न हो, या मशक्कत ज्यादा करनी पड़े। लेकिन वो चूंकि अष्टमेश होकर के लग्न को देख रहे हैं तो व्यक्ति के जीवन में वो सारी चीजें कहीं ना कहीं से दे ही देंगे। क्यों? क्योंकि वो लाभेश भी तो होते हैं। इच्छा पूर्ति का भाव ये होता है ना, और इच्छा पूर्ति का अधिपति जन्म कुंडली में अगर पांचवें भाव में बैठ करके अपनी सातवीं दृष्टि से यहां इसको देखे, धर्म को देखे, नीच का देख रहा है, थोड़ा कमजोर होगा, भाग्य को कमजोर कर सकता है। देवगुरु बृहस्पति को मनाने के लिए देवताओं का दर्शन करना होगा, और यहां पे गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो निसंदेह इच्छा की पूर्ति, यश दे, कीर्ति दे, मान दे, धनी बनाए। और साथ ही साथ लग्न पे प्रभाव करे तो लग्न पे अगर असर करेगा तो बुद्धि से युक्त, संस्कार से युक्त, नारायण का भक्त, माता पिता का आदर करने वाला, अपने गुरुजनों का आदर और सम्मान करने वाला, और गंभीर बुद्धि का होता है। वो सराहनीय कदम उठाता है, कभी भी गलत और निंदनीय नहीं होगा। वो तेजस्वी है। क्यों? क्योंकि सूर्य और बुध जैसे ग्रह देख रहे हैं। बस अपना आत्मविश्वास कभी कमजोर ना करे जातक, तो चीजें ठीक हैं। अगर इनकी कुंडली में मैं अगर चर्चा करता हूं तो ऐसी स्थिति में अगर मैं सबसे पहले चर्चा करता हूं सूर्य के बारे में, तो आपकी कुंडली में सूर्य 25 डिग्री 57 कला के बैठे हैं। 25 डिग्री 57 कला ज्येष्ठा नक्षत्र बुध के साथ। गौर करिए, सूर्य 25 डिग्री 57 कला ज्येष्ठा नक्षत्र बुध के नक्षत्र में, बुध के साथ। और वो बुध किसके नक्षत्र में? शनि के नक्षत्र में, जो कौन है? स्वयं भाग्येश और इस कुंडली का सर्वाधिक कारक ग्रह शनि। तो बुध किसके नक्षत्र में? तो बुध बैठे शनि के नक्षत्र में। सूर्य किसके नक्षत्र में? सूर्य बैठे बुध के नक्षत्र में। तो तीनों को जरा समझा करके देखो, और तीनों को देखो कि कैसे संबंध बना रहे हैं। बुध और शनि बैठते हैं तो व्यक्ति को कंप्यूटर के पास ले जाकर के बिठा देते हैं। सूर्य बुध के नक्षत्र में होता है तो व्यक्ति को बुद्धिमान, चपल, चंचल, चालाक और तेजस्वी, ओजस्वी, ऑब्जर्वेटिव माइंडसेट का, बैंकिंग से संबंधित कार्य क्षेत्र में नौकरी करने वाला, कॉमर्स आदि के क्षेत्र में जाकर के नौकरी करने वाला, टीचर बन जाए, शिक्षक बन जाए, और अध्यापक, ये तीनों तो एक ही होते हैं। शिक्षक के क्षेत्र में, शिक्षण कला के क्षेत्र में व्यक्ति चला जाए और बैठ करके कुर्सी पे काम करने वाला, मतलब ये अकाउंटेंट वगैरह का काम कर सकता है, कंप्यूटर से जोड़ करके खुद को जीवन भर उसी क्षेत्र में लगा सकता है, खेतीबाड़ी का काम भी कर सकता है कभी कभी। सूर्य है, फर्नीचर का कारोबार भी कर सकता है। और वैसे एक बात और है कि जन्म कुंडली में सुख के अधिपति लग्न को देख रहे हैं, पंचम के अधिपति एक साथ, यानी कि चतुर्थ और पंचम। जरा गौर करिए, तो सूर्य यहां के अधिपति और पंचम के अधिपति बुध। सूर्य और बुध एक साथ बैठ करके बुद्धादित्य योग तो सामान्यतः लग ही जाता है। और शुक्र भी बैठे हैं अगले ही भाव में, भाग्य भाव में शुक्र के बैठने से व्यक्ति का धार्मिक पक्ष मजबूत हो जाए और व्यक्ति को भाग्य का लाभ भी मिलता रहे। अरे भाई, लग्न के ही अधिपति धर्म में बैठे हैं तो व्यक्ति धार्मिक नहीं होगा? ऊपर से धर्म का कारक भी तो उसे देख रहा है। शनि बैठे हैं तो हो सकता है कि थोड़ा प्रैक्टिकल हो, दिमागी लगाए, आसानी से कोई बात नहीं मानेगा, थोड़ा तर्क करेगा। और शनि की दशा में अकेला हो जाए, एकाकी हो जाए। शनि की दशा जब चले, अंतर प्रत्यंतर में कभी भी शनि आए तो व्यक्ति इलोप हो जाता है, अलग हो जाता है, और कभी कभी बिल्कुल ही शांत चित्त होकर के एकदम दत्त चित्त होकर के किसी भी काम को करना चाहता है। शनि की स्थिति लाभ पे है। अब यहां पे जरा गौर करिए, तो दशम के अधिपति और नवम के अधिपति, गौर करना, ये ऐसे कुंडली नहीं देख रहा आज, अलग तरीके से देख रहा हूं। तो नवम के अधिपति और दशम के अधिपति लाभ में बैठे, किसके साथ?
लग्न के अधिपति के साथ, यानी कि लग्न के अधिपति शुक्र, दशम के अधिपति शनि, नवम के अधिपति शनि। इस कुंडली का सर्वाधिक जो कारक प्लैनेट है वो कौन है? शनि, जो किसके साथ बैठा है? शुक्र के साथ। ये शनि और शुक्र दोनों मित्र हुए। और जरा गौर करिए तो शनि बैठे हैं 20 डिग्री 37 कला श्रवण नक्षत्र चंद्रमा, और शुक्र बैठे हैं उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में। तो अब समझने की बात है कि व्यक्ति की कुंडली में शुक्र और शनि एक साथ है, और श्रवण नक्षत्र का शनि, मन भी परेशान हो सकता है। और चंद्रमा जब शनि के नक्षत्र में हो जाए, या शनि चंद्रमा के नक्षत्र में, हालांकि यहां पे परिवर्तन नहीं है, पर व्यक्ति को बहुमुखी यहां पे चंद्रमा बना रहे हैं, शनि चंद्रमा के नक्षत्र में व्यक्ति की वाणी बड़ी प्रभावित करने वाली हो जाती है, व्यक्ति का ज्ञान पक्ष बड़ा मजबूत हो जाता है, व्यक्ति सूक्ष्म विश्लेषण करने वाला हो जाता है, और व्यक्ति मन से बहुत सारी चीजें सोचने वाला हो जाता है। वो तुरंत ही कुछ भी, किसी भी चीज को पकड़ करके बैठ जाए, और अगर उसको कोई भी कुछ भी बोल दे तो उस पर घंटों विचार करता रहे। धीरे धीरे उसके दिमाग से कई चीजें हटती हैं, वो तुरंत ही इमोशन से युक्त भावना और संवेदनशीलता के गठरी को हमेशा ही पीठ पर लाद करके लेकर चलने वाला होता है। इसको उतार सकते हो तो उतार दो, नहीं तो तकलीफ बढ़ जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरु यहां अकेले बैठे हैं, ये आपको फिर भेदने लगेंगे। ये कन्या राशि है जो मूलतः रोग की राशि है, गौर करिएगा 6 नंबर यहां बनता है, और शनि 10 नंबर की राशि में, शुक्र 10 नंबर की राशि में बैठे हैं। व्यक्ति खुद का काम भी अगर करना चाहे तो फसल आदि से संबंधित अपने पूर्वजों का काम उठा करके आसानी से कर सकता है, उसे कोई रोक टोक नहीं है। दूसरी बात, व्यक्ति जो है वो कभी भी अपना काम भी अगर उठाना चाहे तो आसानी से उठा सकता है, क्योंकि लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में गुरु से देखे जा रहे हैं। और गुरु कौन? जो किसी का आदेश ना माने। आप खुद ही मालिक बन जाओ, खुद ही नौकर भी बन जाओ, ये सारा काम आपकी कुंडली के लिए बनता है। जन्म कुंडली के आधार पर व्यक्ति बैंकिंग से जुड़ करके, कॉमर्स आदि के क्षेत्र में जुड़ करके, शेयर सट्टेबाजी लॉटरी आदि के क्षेत्र से जुड़ करके, अपने पूर्वजों के काम को उठा करके, खेतीबाड़ी का काम करके, फर्नीचर से संबंधित कारोबार करके, ये और भूमि से उपजा करके कोई भी चीज बाजार में ले जाकर के बेचना हो, व्यक्ति आसानी से वो काम कर सकता है। ये इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद आगे बढ़ता हूं। जन्म कुंडली में अगर मैं चर्चा कर रहा हूं तो लग्न के अधिपति दशम के अधिपति के साथ ये लक्ष्मी योग, महाभाग्यशाली योग, महाधनी योग, चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठे हैं। जीवन पर्यंत व्यक्ति को कभी भी धन की समस्या और अपने संबंधियों के साथ जो खानदान होता है ये है। तो मिथुन राशि बनी तो खानदान पराक्रमी है। मतलब क्या है कि व्यक्ति के पिता भी मेहनती, व्यक्ति का भाई भी मेहनती, व्यक्ति की माता भी मेहनती, और व्यक्ति जीरो से उठ करके सामने अपने आप को स्थापित करता है। समाज के बड़े लोगों से यूं ही उसे मिलने की आदत नहीं होती। वो चाहे कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, वो तब तक उसके पास जा करके अपनी हुजूरी नहीं करेगा जब तक वो स्वयं उसके पास ना आए। मतलब ये व्यक्ति मदद मांगने में आसान नहीं है, ये किसी से भी सामान्यतया मदद नहीं मांग सकता, क्योंकि जन्म कुंडली में सूर्य स्वयं राजा होकर के लग्न को देख रहे हैं, और ये भूमि तत्व का है, इसका आसन मोटा है, और ये इसके अंदर का व्यक्तित्व बड़ा गंभीर है, क्योंकि गुरु देख रहे हैं। लग्न के अधिपति भारी भाव में बैठे हैं। वो 9वां भाव जन्म कुंडली का सर्वश्रेष्ठ भाव होता है, वो धर्म का भाव है। धर्म क्या है? भारी है। धर्म क्या है? धुरंधर है, वो मजबूत है, वो साक्षात स्वयं नारायण के भाव में बैठा है। तो साक्षात नारायण है, और वो तो देख भी रहे हैं। रोग की राशि में गुरु बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति को पेट का रोग हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड की समस्या हो सकती है, गठिया बाय आदि की समस्या हो सकती है। कई बार व्यक्ति को जो है वो ऐसी स्थिति में गैस्ट्रिक की समस्या हो जाती है। कई बार व्यक्ति बैठ करके काम करता है तो बैठने वाली समस्या हो जाती है। इस वजह से एक्टिव होना पड़ेगा। नेत्रों से समस्या संबंधित हो सकती है, नेत्रों की समस्या। और कई बार व्यक्ति को, जब इनकी स्थिति मैं शुक्र की देख रहा हूं तो शुक्र की स्थिति भी खराब नहीं है, वो बढ़िया बैठे हैं। जन्म कुंडली में ग्रह कोई भी खराब नहीं बैठा है। आपकी कुंडली में अगर डिग्री के हिसाब से देखता हूं तो सूर्य जो है वो बैठे हैं 25 डिग्री 57 कला, ये ठीक है। चंद्रमा जन्म कुंडली में बहुत बढ़िया 15 डिग्री के, ये बहुत बढ़िया अच्छा है, परिणाम देंगे, युवावस्था के हैं। मंगल जन्म कुंडली में बैठे हैं 2 डिग्री 45 कला। इस आधार पर अब यही थोड़ी सी बात समझने वाली है कि नीच के भी हो गए। अब तो मैं ये जो यहां देख रहा हूं, ये कंप्यूटर है बगल में, मैंने लैपटॉप खोला हुआ है, तो जो यहां देख रहा हूं वो तो यहां भी देख सकता हूं। तो 2 डिग्री 45 कला के होने के कारण और वक्री हैं, नीच के हैं। यहां पे अब एक बात समझने वाली है, 2 डिग्री 45 कला वक्री ग्रह नीच का, मंगल नीच का बैठा है, और जन्म कुंडली के नवांश चार्ट में वो मंगल नीच का ही है। अब जरा गौर करना, तो मैंने एक चर्चा करी थी एक बार किसी कार्यक्रम में कि अगर कोई भी ग्रह लगातार प्रत्येक चार्ट में नीच का होता है, इसका मतलब है कि वो परिणाम अच्छे ही देने वाला है।
मतलब व्यक्ति के जीवन में बात गौर करना, इसका फलादेश क्या है। यहां मंगल गुरु के नक्षत्र में बैठे हैं, जिसका अधिपति बुध की राशि में बैठा है। मतलब क्या है, वो गुरु पंचम भाव में बैठे हैं, खराब नहीं है वो। हाँ, उसका एक अलग एस्पेक्ट देखने को मिलेगा कि व्यक्ति को संतति में समस्या कभी कभी हो सकती है अगर हम कुंडली मिला करके और गर्भाधान का संस्कार ना करें तो। लेकिन यहां मंगल जितना मेहनत करेगा व्यक्ति, उसको वो सब ला करके देंगे। लेकिन हाँ, हो सकता है कि माता को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या पैदा करें, हो सकता है कि माता को रक्त से संबंधित समस्या पैदा करें, हो सकता है कि भाइयों को समस्या पैदा करें, हो सकता है भाई छोटे भाई को मेहनत ज़्यादा करनी पड़े, हो सकता है कि भाई कई बार मेहनत ज़्यादा करता हो पर उसको परिणाम न मिल रहा हो। ये बात है। भाई के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, मंगल वहां अकेले बैठे हैं, इस वजह से उसको नरिश भी करना होगा, तो कभी भी उनके साथ संबंध खराब ना करना। वो नीच का है, 2 डिग्री का है, उसका कुछ परिणाम पिछले भाव का भी मिलेगा। चंद्रमा से मंगल आगे बैठे हैं, ध्यान से समझिएगा। चंद्रमा से मंगल आगे धनदायक, चंद्रमा से गुरु चौथे, ये गज केशरी योग। और जन्म कुंडली में द्वितीय भाव के अधिपति बुध लग्न को देख रहे हैं और जन्म कुंडली के सुख भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं। इस वजह से ये सारी स्थिति को समझिए। अगर मैं आपको और भी अच्छे से समझाने का प्रयास अगर करूं तो गौर करिए संबंध कैसा बना। लग्न के अधिपति का संबंध जन्म कुंडली में किसके साथ बना, शुक्र किसके साथ बैठे हैं, दशम भाव के अधिपति के साथ। यानी कि लग्न और दशम के अधिपति का भाग्य में बैठना व्यक्ति के जीवन में अकर्मण्य होने का कभी भी भाव पैदा नहीं होगा। व्यक्ति हमेशा ही मेहनत करके आगे बढ़ेगा और लक्ष्मी पैदा करेगा, क्योंकि ये लग्न के अधिपति का दशम भाव के अधिपति के साथ बैठना भाग्य भाव में भाग्य का लाभ तो देता ही है, साथ ही साथ व्यक्ति को लक्ष्मी संपन्न भी बनाता है। दूसरी बात, जन्म कुंडली के धन भाव के अधिपति बुध, जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के अधिपति सूर्य और बुध, ये दोनों एक साथ माता का क्षेत्र, माता का लाभ, ये सब कुछ देने वाले बन रहे हैं। और जन्म कुंडली में माता का संपूर्ण व्यक्ति को प्रेम और स्नेह मिलता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो 3 नंबर की राशि में बैठे हैं, जिसका अधिपति स्वयं पराक्रमेश होता है ना। वास्तव में तो कालपुरुष की कुंडली में 3 नंबर यहां लिखा है, तो चंद्रमा यहां माता भी मेहनती हो और वही वहां का अधिपति जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के अधिपति के साथ बैठ करके लग्न को देखेगा, तो माता का संपूर्ण लाभ, घर, परिवार, पत्नी, बेटा, बेटी, दाम्पत्य, संपूर्ण सुख, चल अचल संपत्ति का भाव, और उस भाव का अधिपति अगर जन्म कुंडली में लग्न को देखे तो निसंदेह व्यक्ति को इन सब चीजों का सुख आसानी से मिल जाता है। इसकी दूसरी वजह यह भी हो सकती है क्योंकि चतुर्थ का जो कारक और चतुर्थ का जो दिग्बली ग्रह शुक्र और गुरु, चतुर्थ के सुख के कारक कौन, देवगुरु बृहस्पति, और चतुर्थ में दिग्बली कौन, तो चंद्रमा और शुक्र। ये दोनों जरा गौर करिए तो शुक्र भाग्य में ही बैठे हैं लग्नेश होकर के, और उस पे गुरु की दृष्टि है, चतुर्थ का कारक उसे देख ले रहा है, और शनि के साथ बैठे हैं। अब जरा गौर करना, तो शनि किस चीज का कारक है, शनि दुख का, और शनि है भृत्य। शनि जो है वो व्यक्ति को कष्ट देता है, तो वास्तव में लग्नेश के साथ अगर शनि बैठेंगे तो कभी कभी व्यक्ति के काम में विलंब भी होगा और उसके लाभ को कमजोर भी करेंगे, क्योंकि वास्तव में वो उसकी डिग्री जो है, वो शनि जो बैठे हैं वो जहां देख रहे हैं वो उसका मित्र नहीं होता है, वो एक सामान्य सी दृष्टि डाल रहे हैं। इस वजह से ऐसी बात भी देखने को बन रही है कि व्यक्ति का लाभ कई बार देर से मिले, क्योंकि लग्नेश शनि के साथ बैठे हैं तो थोड़े से असमंजस की स्थिति में भी व्यक्ति को जरूर डालेंगे। लेकिन चूंकि जन्म कुंडली में वो शनि कारक होते हैं स्थायी और अचल संपत्ति के, दुख के, तो लग्न के अधिपति अगर शनि के साथ बैठे हैं तो व्यक्ति कई बार दूसरों के द्वारा ठगा भी जाता है, लेकिन उसको अपना बल विकसित करना होगा। जैसे ही आपका अपना बल कमजोर होगा, क्यों हो सकता है अपना बल कमजोर, क्योंकि सूर्य के साथ राहु बैठे हैं भाई मेरे, इस वजह से इसको कमजोर ना समझना, क्योंकि सूर्य जो है वो 25 डिग्री के हैं और राहु 27 डिग्री के, बिल्कुल निकट का ग्रहण लगेगा। हाँ, और ये आपको प्रभावित भी कर सकता है। और एक बात बताता हूं, चूंकि पंचम भाव में गुरु अकेले बैठे हैं, उनकी 5वीं दृष्टि जो है वो नीच की पड़ रही है भाग्य भाव पे, और चूंकि पंचमेश जन्म कुंडली में सप्तम भाव में बैठे हैं, तो प्रेम विवाह के बारे में विचार ना करना और कभी भी कुंडली मिलाकर के ही विवाह करना, क्योंकि मंगल की 4थी दृष्टि यहां पड़ रही है तो रोग भी व्याप्त करे। तो अगर जहां पे आप अपने मन का कुछ भी काम करोगे तो सबसे पहले आपकी माता आपसे प्रभावित होंगी और उनको बुरा असर झेलना पड़ सकता है। जन्म कुंडली में यहां के अधिपति शुक्र जन्म कुंडली में भाग्य में बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने मामा से, अपने मौसी से, इन सब से भी लाभ की स्थिति में देखा जाता है। हालांकि कई बार वो दूरी भी हो जाती है शनि के बैठने के कारण, ये बात भी दिखती है। ये बात यहां तक लग्न को सूर्य और बुध का असर मजबूत, प्रगाढ़, सूक्ष्म और विद्वान, यशस्वी, ऑब्जर्वेटिव और बेहतर दिमाग का बनाते हैं। लग्न पे गुरु की दृष्टि
और जन्म कुंडली में गुरु जो बैठे हैं वो चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा से केंद्र में, ऐसी स्थिति में व्यक्ति की कुंडली में जब चंद्रमा के नक्षत्र में गुरु बैठ जाएं तो व्यक्ति को बिल्कुल पानी की तरह साफ सोचने वाला बना देते हैं और व्यक्ति गंभीर बुद्धि का होता है, समझदार होता है, यशस्विता का भाव गुरु देंगे, गंभीर आसन का होता है और जो बोलेगा वही हो जाए। व्यक्ति की कुंडली में धन की समस्या कभी नहीं होगी क्योंकि चंद्रमा शुभग्रह होकर के धन भाव में ही बैठे हैं, आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हैं, तो व्यक्ति का दिमाग कई दिशाओं में फैलता है और वो कई सारा काम एक साथ ही करना चाहता है। कभी बोलेगा ये करूं, कभी ये काम करता रहेगा, फिर बोलेगा ये करूंगा, कभी ये काम करता रहेगा, कभी बोलेगा ये करूंगा। ये स्थिति भी बनती है। धन ठीक है, यशस्विता का भाव भी है, व्यक्ति अच्छे विचार का है क्योंकि नैतिक तत्व का ग्रह और नारायण का भक्त बुध दोनों लग्न को देख रहे हैं। पराक्रम थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि मंगल नीच के हो रहे हैं, उनका कुछ असर पिछले भाव पे भी पड़ेगा, तो धन की स्थिति यहां भी अच्छी बनेगी। क्लियर है? बुध यहां के अधिपति होकर के सप्तम भाव में बैठे हैं। अपने स्वास्थ्य में नशों की बीमारी ना होने दें, इस बात का ख्याल हमेशा रहें। एक्सरसाइज हमेशा करते रहें, टहलने का काम हमेशा ही जारी रखना चाहिए। बुध स्पाइनल कॉर्ड की बात, मेरुदंड और व्यवसाय का प्रतीक माना जाता है। वो ऐसी स्थिति में कि जब लग्न पे बुध का असर हो जाए और केतु का प्रभाव लग्न पे हो तो व्यक्ति बहुत छोटी छोटी बातों पे गौर करने वाला हो जाता है और कई बार जितना नहीं सोचना चाहिए, मैंने शुरू में भी बात कही थी, तो केतु जो है वो आरंभ में व्यक्ति को बीमार भी बनाते हैं और मल्टी डायमेंशनल भी बनाते हैं। वो कई दिशाओं में सोच रहा है और वो वास्तव में अनुभवी भी बहुत है क्योंकि केतु सर्वाधिक अनुभवी ग्रह कहे जाते हैं। वास्तव में आपकी कुंडली का लग्न मृगशिरा का बना है और चंद्रमा राहु के नक्षत्र में, ये दोनों पापक हैं। पापक होना और सारे के सारे ग्रहों का स्त्री कारक राशियों में बैठना, ये दोनों और तीनों ही चीजें बिल्कुल जन्म कुंडली को कई बार विक्षिप्त भी करेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि मंगल का नक्षत्र बना, मंगल नीच का, यानी कि जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, लग्न जिस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का अधिपति ही नीच का बैठा है। जिस नक्षत्र में चंद्रमा बैठे हैं वो पापक ग्रह का नक्षत्र है। हालांकि वो उसको कई प्रकार से लाभ भी दे रहा है, कई प्रकार से वो लाभ भी दे रहा है, लेकिन लग्नेश के नक्षत्र के कमजोर हो जाने के कारण, लग्न जिस नक्षत्र में बना है और लग्नेश का नक्षत्र कौन सा है? सूर्य। वो सूर्य कौन है? 8 नंबर के मित्र की राशि में, और सूर्य जिसके नक्षत्र में शुक्र बैठे हैं वो सूर्य का नक्षत्र है और वही सूर्य लग्न को देख रहा है। तो व्यक्ति को रात्रि में नींद ना आने की समस्या, देर तक जागने की समस्या, दंत रोगी और कई बार बालों की समस्या, व्यक्ति अनायास यूं ही सोचता है। उसके पीछे का कारण एक और हो सकता है कि लग्न को सूर्य देख रहे हैं, इस वजह से भी सारी बातें होती हैं। गुरु की दृष्टि की चर्चा करी। शनि की 7वीं दृष्टि पे शनि मंगल का प्रभाव, भाइयों से दूरी न बनाना कभी भी। शनि की दशा में और मंगल की दशा में कई बार भाई जो है वो कमजोर हो जाता है, उसको आपकी आवश्यकता पड़ेगी। तो आपकी कुंडली में अभी जो मैं दशा देख रहा हूं उसके आधार पर अभी आपकी कुंडली में शनि की ही दशा चल रही है और ये चलेगी अभी 2033 तक। इस दौरान अपने आप को कभी आइसोलेट ना करना, अकेले न रखना, और हमेशा ही शनि के दशा को धर्म की दशा कही जाती है। तो धर्म का काम कर लो, जितना ज्यादा हो सके धार्मिक कृत्य कर लो, दान देना शुरू कर दो, मंदिर को धोने का काम शुरू कर दो, गरीब बच्चों और ब्राह्मणों को कोई धन दे दिया करो, हर महीने कुछ ना कुछ पैसे जरूर दे देना चाहिए। इससे आपका धन विकसित होता रहेगा, उसका प्रभाव भी बढ़ता रहेगा, धन को अशुद्धि का दोष भी नहीं लगेगा। ये बातें, कई चीजें बन रही हैं। गुरु का प्रभाव शनि पे है, व्यक्ति के अंदर गंभीरता का भाव देख रहा हूं। शिक्षण कला से व्यक्ति युक्त है, व्यक्ति ट्रेनिंग और ट्रेनिंग देने वाला भी बन सकता है, किसी दूसरे को समझाने वाला और दूसरे के अंदर समझ विकसित करने वाला, मैन पावर सप्लाई करने वाला, और खुद ही व्यक्ति इतना सारा काम कर सकता है कि कई बार उस पर कई सारी चीजें आ जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लग्न में केतु बैठा है। जैसे ही शनि में केतु आएंगे, अब हालांकि वो नहीं है, अभी वो निकल गए हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं बात कहता हूं तो ऐसी स्थिति में कि हालांकि ये वक्त अभी 2021 के 5वें महीने तक था, जहां 2020 के चौथे महीने से लेकर के 2021 के 5वें महीने तक आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा थी और कई बार वो बहुत भयंकर थी। तो व्यक्ति को कई बार दारोमदार संभालना भी पड़ता है, अपने आप को प्रूफ भी करना पड़ेगा इसी शनि की दशा में। लाभ है, उसकी चिंता ना करना, लाभ है क्योंकि वो दशमेश होकर के धर्म कर्माधिपति और केंद्र त्रिकोण राजयोग, इस कुंडली में योग बड़े अच्छे बने हैं। चंद्रमा से मंगल आगे, चंद्रमा गुरु का गज केसरी योग, शनि मंगल का एक दूसरे को देख लेना व्यक्ति को पराक्रम, और व्यक्ति जितना मेहनत करेगा उसको वो संपूर्ण मिल जाएंगी। मतलब आप ये कभी शिकायत नहीं कर सकते परमात्मा से कि परमात्मा मैंने मेहनत बहुत ज्यादा करी थी, हे भगवान पर मुझे मिला नहीं। वो मिलेगी, जीवन यही दे, ये इसी जीवन में वो सब कुछ आप भोग के जाओगे। ये शनि की दशा आपको देके जाएगी क्योंकि सर्वाधिक अच्छी स्थिति में मुझे इस कुंडली में शनि ही देखने को बन रहे हैं।
इस कुंडली में षडबल में चंद्रमा बलवान, इस कुंडली में षडबल में शनि, शुक्र, गुरु और बुध और मंगल, ये लगातार, मतलब सबसे ज्यादा चंद्रमा, उसके बाद शनि, उसके बाद शुक्र, उसके बाद गुरु, उसके बाद बुध और उसके बाद मंगल, ये ऐसी स्थितियां बन रही हैं। मजबूत किसे करना है? इस कुंडली के आधार पर अगर सर्वाधिक अंशों के साथ मैं जो देख रहा हूं, उसमें सर्वाधिक डिग्री में सबसे ज्यादा डिग्री के साथ उपस्थित है आपकी कुंडली में शुक्र, जो स्वयं लग्नेशी होते हैं, 29 डिग्री के हैं वो। इस शुक्र नहीं, शुक्र 9 डिग्री के हैं। सबसे ज्यादा डिग्री के साथ उपस्थित है आपकी कुंडली में सूर्य, 25 डिग्री। और उसी सूर्य को आप जब नवमांश में देखते हो तो वो सूर्य आपकी कुंडली में 3 नंबर की राशि में बैठे हैं। देवी दुर्गा की उपासना करिए और गणेश जी की पूजा, ये दोनों आपको कर लेना चाहिए। अभी वर्तमान में दशा के अधिपति हनुमान जी के लिए बजरंगबली के हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसे आपकी कुंडली में इष्ट देव जो बनती हैं लग्न और नवमांश में डिग्री के आधार पर, वो बनती हैं दुर्गा जी। आप दुर्गा जी की उपासना किया करो, उनका नित्य प्रतिदिन मंदिर जाकर के धोया करो, या अगर ना हो सके तो दर्शन कर लिया करिए, यह आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यहां से कुंडली अच्छी है, संतुलित है और ठीक है। इस कुंडली में दशाओं के आधार पर अगर मैं देख रहा हूं तो सबसे बढ़िया आपकी कुंडली में जिस ग्रह की दशा जाने वाली है या जाएगी, जब कभी भी अंतर में भी चंद्रमा की दशा अच्छी जाएगी, वो अशुभ होने के बावजूद, क्योंकि ग्रह युवावस्था में बैठा है और ग्रह जब युवावस्था में बैठ जाता है तो कई बार अच्छे परिणाम देने वाला बन जाता है। अशुभ भाव का अधिपति होने के बावजूद भी वो आपको अच्छा परिणाम देगा। इस कुंडली में दशाओं में अगर मैं समझ रहा हूं तो गुरु, शनि, सूर्य, राहु और केतु, ध्यान से, गुरु, शनि, सूर्य, राहु और केतु, इनकी दशाएं आपके जीवन में मजबूती से आपको परख करके कदम उठाने के लिए बताने वाली हैं। मतलब इस दशा में हो सकता है आप थोड़े परेशान हो, आपको उस समय जो भी निर्णय लेना चाहिए वो सोच समझ करके, संभल करके लेना चाहिए। गुरु की दशा में हो सकता है व्यक्ति के जीवन में कई बार संतति का लाभ मिल जाए, गुरु की दशा में व्यक्ति को कई बार जो होता है वो भवन आदि का लाभ मिल जाए, कई बार व्यक्ति को पेट की समस्या भी बन जाए और कई बार ऐसी स्थिति में व्यक्ति को लाभ की स्थिति भी बनते देखी जाती है। ये स्थिति बड़ी अच्छी है। और दूसरी बात कि जब ऐसी स्थिति बने कि और बाकी के जितने ग्रह हैं, जैसे गुरु के बाद अगर मैं चंद्रमा, मंगल और बुध और शुक्र की बात करता हूं तो चंद्रमा, मंगल और बुध और शुक्र की दशा आपको शांति प्रदान करने वाली, क्योंकि चंद्रमा के होरा में बैठे हैं। होरा कुंडली में अगर ग्रह चंद्रमा के होरा में जा रहा है तो थोड़ा बहुत सुकून भी दे देता है और शांति से युक्त होकर के वो दशा निकल जाती है। मतलब बहुत ज्यादा वो मेहनत ना कराए और बहुत ज्यादा व्यक्ति को हैक्टिक ना होना पड़े, परेशान ना होना पड़े। दूसरी बात है, जब कभी भी अगर मैं इस दशा में देख रहा हूं तो गुरु, शनि, सूर्य, राहु और केतु की दशाएं आपको यह बताने के लिए प्रयास करेंगी कि आप जो भी निर्णय लो उसे सोच के लो, और साथ ही साथ ये वही दशा होगी जो आपको मोटरसाइकिल से उठा करके कार पे बिठा देगी। इस दशा में मेहनत भी करने की स्थिति बनेगी, क्योंकि वास्तव में अष्टम भाव के अधिपति आपकी कुंडली के लग्न को देख रहे हैं तो कई बार व्यक्ति के जीवन में परेशानी आती है। क्यों? क्योंकि उसके डिग्री को देखिए 17 डिग्री का बैठा है और ये सम संख्या की राशि है। ऐसी स्थिति में वो सूर्य के होरा में चला जाए 15 डिग्री के बाद, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता कई बार पड़ जाती है। वैसे एक बात और बता दूं तो आपकी कुंडली में मैं जो चीज़ देख रहा हूं, इसमें बाकी के वर्ग चार्टों का अध्ययन तो मैं कल करूंगा, लेकिन गंभीर हुआ और इसको यूं बनाए रखना, आपकी कुंडली में धन की समस्या कभी भी नहीं होगी। आपकी कुंडली में आप जल तत्व से युक्त हो, आपकी प्रकृति पृथ्वी और जल से ज्यादा प्रभावित देखी जा रही है। इस वजह से व्यक्ति जो है वो शिथिल होकर के काम करता रहेगा, गंभीरता को प्राप्त करता हुआ काम करता रहेगा और व्यक्ति को इसी तरीके से उसके भाग्य का लाभ भी मिलता रहेगा। इस कुंडली में कमजोरी क्या है? इस कुंडली की 5 सबसे अच्छी बात बता देता हूं। इस कुंडली की 5 सबसे अच्छी बात में से सबसे पहली अच्छी बात गुरु और चंद्रमा का एक दूसरे से केंद्र में होना। दूसरा, इस कुंडली में सबसे अच्छी बात लग्न के दशम भाव के अधिपति लग्नेश और दशमेश का एक साथ जाना। इस कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति का भाग्य में बैठना, ये तीसरी सबसे अच्छी बात है। इस कुंडली में सबसे चौथी बात कि जन्म कुंडली में चतुर्थ और पंचम के अधिपति एक साथ बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। उस सूर्य और बुध के आगे जन्म कुंडली का स्वयं लग्नेश बैठा हुआ है। इस वजह से भी ये एक अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि लग्न का अधिपति स्वयं भाग्य के भाव में बैठा है और वो वास्तव में दशमेश के साथ बैठा है। दूसरी बात है, ये व्यक्ति अगर जन्म कुंडली में सूर्य बड़े अच्छे दिख रहे हों, जन्म कुंडली में चंद्रमा अच्छे दिख रहे हों, तो व्यक्ति शेयर सट्टेबाजी में भी जा सकता है। लेकिन मंगल के कमजोर होने के कारण, और जितना मंगल का कमजोर होना दिख रहा है उस कमी की पूर्ति शनि अपनी दृष्टि से इसको कर दे रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति शेयर सट्टेबाजी, लॉटरी आदि में भी लाभ ले सकता है। लेकिन चूंकि चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठे हैं, आर्द्रा नक्षत्र में, सूर्य राहु के साथ ग्रहण में है, इस वजह से किसी मीडिएटर को जरूर ही संपर्क में रख लेना चाहिए।
किसी मध्यस्थता, कोई व्यक्ति जो मध्यस्थ हो आपके धन को लगाने के समय, उसका सहयोग जरूर ही प्राप्त कर लेना चाहिए, अपने से खुद के भरोसे नहीं। इस कुंडली के लिए सबसे अच्छी जो राशि सिद्ध होगी वो मकर राशि अच्छी सिद्ध होगी। इस कुंडली के आधार पर जो सबसे अच्छी राशि सिद्ध होगी वो मीन राशि सिद्ध होगी। इस कुंडली के आधार पर जो सबसे अच्छी राशि सिद्ध होगी वो कन्या राशि सिद्ध होगी। और अगर इन्हीं तीन राशियां, या फिर अगर इन्हीं तीन राशियों के अलावा मिथुन राशि को जोड़ देते हैं, अगर इन्हीं तीन राशियों के अलावा अगर हम मकर राशि को जोड़ देते हैं, तो उसी जातक या उसी जातिका से व्यक्ति का विवाह संपन्न कराया जा सकता है। अगर जन्म कुंडली में वायव्य कोण से, यानी कि पश्चिम और उत्तर दिशा से अगर कोई संबंध आते दिखे, तो व्यक्ति को तत्क्षण विवाह कर लेना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई होंगी। अब आपकी कुंडली में मैं अगर ग्रह की अवस्था की चर्चा करूं तो सबसे पहले बता दूं, सूर्य डिग्री पे एक बार फिर से बता दूं, नहीं तो आप कहोगे कि पंडित जी ने जो है वो काट लिया, ये नहीं चाहता मैं। सूर्य 27 डिग्री के नहीं 25 डिग्री के हैं, बाल अवस्था के हो जाएंगे। चंद्रमा आपकी कुंडली में 15 डिग्री का है, ये युवावस्था का हो जाएगा। मंगल आपकी कुंडली में 2 डिग्री का है, ये मृतप्राय हो जाएंगे। इस वजह से मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। और चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठा है, कभी भी व्यक्ति के पास धन की समस्या नहीं होने वाली है, ये मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। बुध की बात अगर करूंगा तो बुध आपकी कुंडली में 5 डिग्री के हैं। ऐसी स्थिति में कि जन्म कुंडली में वो अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं और बुध की स्थिति जो है वो मंगल के नक्षत्र में, मंगल की राशि में बैठे हैं और मंगल से जो है वो शत्रुता में भी जा रहे हैं, तो शत्रुवत हो जाएंगे। तो व्यक्ति की वाणी का प्रभाव कभी कभी कमजोर भी हो सकता है। तो इसको एक तरीके से ये समझा जा सकता है कि चूंकि राहु भी वहां बैठे हैं, तो ज्यादा सोचो मत, और ज्यादा किसी भी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा कई बार प्रिपरेशन ही आपको कमजोर कर देती है और आपको पीछे ले जाकर के खड़ा कर देती है। तो ये नहीं, बिल्कुल लाइट मूड में हमेशा रहेंगे तो काम अच्छा चलता रहेगा। गुरु देख रहा है, आप गंभीर वैसे ही हो, आपको गंभीर बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। बुध की बात मैं कर रहा था, भटक गया। बुध की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है, वो खराब नहीं है, बहुत बढ़िया बैठे हैं वो। गुरु की बात अगर करता हूं तो आपकी कुंडली के लिए गुरु जो बैठे हैं वो 17 डिग्री 27 कला के साथ है, ये भी अच्छे हैं, परिणाम अच्छे रहेंगे इनके भी। गुरु के बाद अगर मैं बात करता हूं शुक्र की, तो शुक्र अगर आपकी कुंडली में बैठे हैं तो 9 डिग्री 29 कला, ऐसी स्थिति में वो थोड़े कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि वो वास्तव में सम संख्या की राशि में बैठे हैं, तो कमजोर होंगे थोड़े से। उनका वो दृष्टि प्रभाव है वो थोड़ा कम हो जाएगा, यानी कि इस भाव पे जो शुभता के लक्षण देखने चाहिए वो लगने से वो थोड़े कमजोर दिखेंगे। अब बात अगर मैं शनि की करता हूं तो आपकी कुंडली में शनि जो बैठे हैं वो 20 डिग्री के होने के कारण कमजोर नहीं है, लेकिन 25% का परिणाम शनि को भी मिलता है, दिखेगा। शनि की दशा काल में बजरंगबली की पूजा के तौर पे आपको 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन कर लेना चाहिए। सरसों तेल का दीपक व्यक्ति को जलाना चाहिए और प्रत्येक दिन माता दुर्गा की उपासना या दर्शन या मंदिर का धोना अगर हो जाए तो आनंद आ जाए। ये आपकी कुंडली है। अब इसमें मैंने छोड़ा क्या है? इसमें मैंने संतान को कवर किया है, इसमें मैंने धन को कवर किया है, इसमें मैंने अगर दशाओं के बारे में चर्चा करूं तो आपकी कुंडली के हिसाब से दशाओं पे भी चर्चा मैंने करी। शनि के बाद बुध की दशा, पंचमेश की दशा आएगी, वो अच्छी होगी। वो शत्रु के घर में बैठे हैं तो थोड़ा शत्रुवत जरूर होगा, बिछोभ पैदा करेगा, हो सकता है उस समय वाणी का प्रभाव थोड़ा कमजोर हो जाए और धन की स्थिति थोड़ी खर्च की ज़्यादा बन जाए पत्नी के ऊपर, या कई बार डेली बेसिस का जो इनकम होता है वो कई बार अपने दैनिक आय की ही दैनिक क्षतिपूर्ति को ही क्षति की पूर्ति करने में ही यूं बीत जाती है। तो बुध की दशा में थोड़ा खर्च बढ़ सकता है, या व्यक्ति कई बार जो होता है वो खुद का काम करने का सोचने लगता है। तो अगर फसल से संबंधित कोई भी काम करना चाहे, हालांकि ये तब निर्धारित हो कि व्यक्ति कब करे कौन सा काम, तो जब कभी भी कोई नया काम शुरू करना हो, अपना खुद का काम करना हो, तो उस समय की दशा के आधार पर यह बात बनी जाती है। इस वजह से उस समय ये कुंडली जरूर दिखानी होगी। खराब नहीं है। बुध के बाद केतु भी आएंगे तो वो लग्न में बैठे हैं, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होता है व्यक्ति और उस समय स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। आपकी कुंडली के लिए राहु और केतु की बात अगर करता हूं तो वो जन्म कुंडली में जो बैठे हैं वो दोनों ही बाल अवस्था के बैठे हैं, क्योंकि राहु जो है वो 27 डिग्री 44 कला के हैं और ऐसी स्थिति में वो दोनों बाल अवस्था के हो जाते हैं। तो उनकी दशा जो है वो थोड़ी सी सामान्यतया मेहनत कराने वाली हो जाती है और कई बार आपको प्रूफ करना पड़ता है कि हाँ आप ये जिम्मेदारी उठा सकते हो। दूसरी बात, राहु और केतु की दशाओं में वो दोनों चूंकि नीच राशि में बैठे हैं ना,
वृषभ राशि नीच की राशि और यहाँ पे वृश्चिक राशि नीच की राशि होती है, तो दोनों नीच के हो गए। तो नीच राशि में बैठे हैं और केंद्र में बैठे हैं। पर जरा गौर करिए तो जिस राशि में राहु बैठे हैं उस राशि के अधिपति को राहु देख भी रहे हैं, लेकिन बल उनको क्यों कम मिल रहा है? क्योंकि मैंने ये बात बताई थी कि राहु का परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि वो जहां बैठा है उसका अधिपति कैसा बैठा है। तो राहु जहां बैठे हैं वो उनके नीच की राशि है और वो जहां बैठे हैं उसका अधिपति मंगल भी नीच का है। इस वजह से राहु और केतु की दशाओं में व्यक्ति को कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, अपने आप को रिवाइव करना चाहिए, शॉर्टकट अपनाना चाहिए, धन इकट्ठा करने पे फोकस करना चाहिए, नई मित्रता, नए संबंध, नया काम, नया रिस्पॉन्सिबिलिटी, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए। हाथ जोड़ करके बाबू खड़ा कर दो, अभी कुछ भी स्थिति नहीं है, चुपचाप जैसा चल रहा है चलने दीजिए। राहु की दशा में कोई नया काम करने से बचिएगा। दैनिक आय उस समय प्रभावित हो सकती है, इस वजह की स्थिति बनती है। हो सकता है उस दौरान आपका प्रभाव कम हो जाए, आपकी वाणी क्षुब्ध हो जाए। कई बार चूंकि वो बुध के साथ बैठा है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की वाणी का लाभ कमजोर हो जाता है और व्यक्ति को तमाम तरीके की समस्या, जहां पे पत्नी का स्वास्थ्य, पत्नी के पीछे स्वास्थ्य में पैसे लगने लगे, माता का स्वास्थ्य कमजोर हो जाए, व्यक्ति के भाई की समस्या, भाई को समस्या में देखा जाता है। कई बार जब आप उससे मदद मांगोगे तो वो खुद ही बोलेगा मैं तो खुद ही परेशान हूं। ऐसी स्थिति में लाभ को कमजोर देखा जाता है क्योंकि वास्तव में वहां पे गुरु की राशि बन रही है। तो ये सारी स्थितियां जन्म कुंडली में बनती हैं। राहु और केतु लग्न में देख रहे हैं, कोई भी गलत निर्णय न लेना। शनि में राहु और केतु जब आते हैं तो प्रायः गलत निर्णय कराते हैं जो कि बीत चुकी है, तो अब ऐसी स्थिति में ना जाना पड़े। क्लियर है? तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाकी जो चीजें होंगी वो मैं कल बता दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।